आदाब। यूपी इंतखाबी जंग में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, आज उत्तर प्रदेश में 5वें मरहले की इंतखाबी तशहीर थम गई है। इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन हर सियासी जमात ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रचार के आखिरी दिन इलाहाबाद का तूफानी दौरा किया। योगी आदित्यनाथ ने शहर में रोड शो के साथ साथ जिले के दूर दराज इलाकों में इंतखाबी रैलियां की। तो वहीं मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कौशाम्बी में मोर्चा संभाला। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भी अयोध्या में रोड शो किया। अखिलेश के रोड शो में आवाम का हुजूम नजर आया और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अमेठी में चुनावी रैली की और आवाम से कांग्रेस के हक में वोट डालने की अपील की। बीएसपी ने इलाहाबाद के देही इलाकों में तवज्जो मरकूज की और 5वें मरहले के तहत 27 फरवरी को 12 अजला की 61 सीटों पर पोलिंग होगी। योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद मगरिबी हल्के में रोड शो करके अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा किया। साबिक मेंबर पार्लियामेंट अतीक अहमद के सियासी दफ्तर के सामने से योगी आदित्यनाथ ने रोड शो का आगाज किया। इस रोड शो में बीजेपी के हजारों कारकुनान ने शिरकत की और अपनी चुनावी तकरीरों में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इलाहाबाद की 12 असेंबली सीटों के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। रियासती हुकूमत के 2 वज़रा सिद्धार्थ नाथ सिंह और नंदगोपाल गुप्ता नंदी का ताल्लुक शहर मगरिबी और जुनूबी असेंबली हल्के से है। चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुमत के पास है और 5वें चरण के बाद बहुमत के आगे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन निकल जाएगा। 6ठे 7वें चरण होते होते चुनाव का जो रुझान होगा, फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर लेगी और प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। इसीलिए तो उन्होंने 11 तारीख को अपने विदेश भागने का पहले से इंतजाम कर लिया है। अपनी टिकट बुकिंग इसीलिए विपक्ष करा रहा है क्योंकि उन्हें मालूम है परिणाम क्या आने जा रहे हैं। पूरा देश जानता है। सीएमआई की रिपोर्ट को अगर उन्होंने पढ़ा होता, उसकी रिपोर्ट इस बात को कहती है कि उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 16-17 में 18% था, आज वह घट करके 3% रह गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये संकल्प लिया है अगले 5 वर्ष के दौरान हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ने का काम करेंगे। हाँ, बुलडोजर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का प्रतीक भी है और बुलडोजर माफिया के अंदर भय पैदा करने का भी एक तरीका है। योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद के मज़ाफ़ात सराय मिमरेज में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए आवाम से अपील की कि वो फिर से बीजेपी पर भरोसा जताएं। बेटियां सुरक्षित नहीं थी। भाइयों बहनों, प्रदेश में दंगों के हवाले उत्तर प्रदेश था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते थे। बेटियां सुरक्षित नहीं थीं और भाइयों बहनों, बाजारों में व्यापारियों पर बमबाजी होती थी। 2017 के बाद आपने ये भी फर्क देखा होगा कि पिछले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। जहां कभी अपराधी और पेशेवर माफियाओं के द्वारा बमबाजी होती थी, अब वहां पर हर हर बम बम का नारा लगाते हुए शिव कावड़ यात्री जब जाते हैं तो हर शिव भक्त के मन में राष्ट्र भक्ति भी स्वतः उभरती हुई दिखाई देती है।
पहले सफाई महोत्सव के नाम पर एक महोत्सव होता था प्रदेश में। भाइयों बहनों, न भाव थी, न भाषा थी, न राग था, न रंग था। आयोजकों को ही पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन आज जब महोत्सव का नाम आता है तो अयोध्या का दीपोत्सव सबके सामने आ जाता है। जब महोत्सव की चर्चा होती है तो वृंदा और बरसाना का होली का रंगोत्सव पूरी दुनिया के सामने छा जाता है। और भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन का कार्य आपने देखा होगा। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन मिला है ना। वैक्सीन सबको, वैक्सीन कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है कोरोना का? ये वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा। आप देखिए, अगर सपा बसपा की सरकार होती तो भाइयों बहनों ये पूरा वैक्सीन मार्केट में ब्लैक हो जाता, किसी गरीब को मिलता ही नहीं। सच बोल रहा हूं ना। देखिए, हमने तो सबको वैक्सीन दी, फ्री में वैक्सीन दी। और यही नहीं भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिल रहा होगा। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। और राशन के साथ दाल, तेल और नमक है ना। भेदभाव तो नहीं है। मुझे एक बात बताइए, 2017 के पहले ये क्यों नहीं मिल पाता था? क्यों नहीं मिलता था? भाइयों बहनों, ये राशन का पैसा, ये बिजली का पैसा, ये सारा का सारा पैसा 2017 के पहले सपा बसपा के इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कौशाम्बी में चुनावी रैली से खिताब किया। इस दौरान अमित शाह ने दावा किया कि योगी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश की हमाजहत तरक्की में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी एक खानदान की पार्टी है और इसको अवाम से कोई सरोकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा समाज की आवाज बनने वाला कोई एक व्यक्ति था तो यही केशव प्रसाद मौर्य था। जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तब केशव प्रसाद जी को पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और 2017 के चुनाव में भाई केशव प्रसाद प्रदेश के अध्यक्ष थे और भाजपा ने 325 सीटों के साथ यहां पर सरकार बनाई। जोर से ताली बजाइए केशव प्रसाद के लिए। मित्रों, ये सामने जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी है, ये परिवारवादी पार्टियां हैं, जातिवादी पार्टियां हैं, ये तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। इनके शासन के अंदर माफिया और बाहुबलियों का जमाना था। मुझे बताओ सिराथू वालों, अतीक अहमद आज कहां है भाई? जोर से बोलो, कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? आजम खान कहां है? अगर गलती से साइकिल की सवारी करी तो जेल में रहेंगे क्या? क्या चाहते हो, जेल में रहे या बेल में रहे? तो कमल के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा, कमल के निशान पर। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने अयोध्या में रोड शो किया और अखिलेश यादव के रोड शो में आवाम का हुजूम नजर आया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी और मरकज की मोदी हुकूमत पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने योगी हुकूमत को हर महाज पर नाकाम बताया। ये जो हमें हाथ में मोबाइल दिखाई दे रहे हैं, स्मार्टफोन, ये जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, कहीं बाबा मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिए आपको?
अरे बाबा मुख्यमंत्री ने तो कहा था 1 करोड़ बांटे, वो तो लैपटॉप भी बांट रहे थे, लैपटॉप ही नहीं मिले। तो जो बाबा मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री लैपटॉप न चला पाए, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? और मुख्यमंत्री जी की वो तस्वीर देखी जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं, गोरखपुर की तरफ, और जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी को स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता। इधर वो हमसे कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, और जब से उन्होंने कहा है कि 12 बजे उठता हूं, मैं भी उनके घर पे नजर रखने लगा हूं। और आजकल मैं देख रहा हूं कि जब मैं शाम को उधर देखता हूं तो थोड़ा धुआं उड़ता नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने पुताई वालों को जाते देखा, मुख्यमंत्री आवास में पुताई वाले जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्यों जा रहे हो, तो जानकारी मिली कि जो काले काले धब्बे धुएं के लगे थे, उनको पोतने जा रहे थे। इनके नेताओं के भाषण सुने आपने? इनके जो छोटे नेता हैं, छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं, वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं। जो सबसे बड़े नेता हैं, वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? पहले वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, और पर्चा बांटते समय पता नहीं वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे। और उनका बयान याद है लैपटॉप का, जब से उन्होंने लैपटॉप पे बयान दिया है, जनता लोटपोट हो जा रही है। उन्होंने कहा कि इंटर पास के जो 12वां करेगा उसे लैपटॉप देंगे। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि 12वां पास करके जो 10वें में जाएंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। इसलिए मैं आप सबसे नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि समाजवादियों की मदद करो, पवन पांडे की मदद करो, इन्हें विधायक बनाओ, इन्हें विधायक बनाओ, और हम अपने गुरु संत बाबा सब लोगों को और आपको भरोसा दिलाता हूं कि अयोध्या के विकास में हमें कुछ भी करना पड़ेगा, अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। यूपी इंतखाबी जंग में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, 5वें मरहले के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन इलाहाबाद में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। नेहरू खानदान की आबाई रिहायशगाह आनंद भवन से शुरू होने वाले इस रोड शो में भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। प्रियंका गांधी के साथ शहर शिमाली असेंबली हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार अनुराग नारायण सिंह भी साथ थे। प्रियंका गांधी ने इलाहाबाद जिले की 12 असेंबली सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार के लिए लोगों से वोट मांगा। प्रियंका गांधी के रोड शो में कांग्रेस पार्टी के कारकुनान के अलावा कांग्रेस सेवा दल और एनएसयूआई के कारकुनान भी भारी तादाद में मौजूद रहे। अमेठी में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इंतखाबी रैली से खिताब किया। राहुल और प्रियंका ने अमेठी की आवाम से बीजेपी के झांसे में न आने की अपील की। दोनों लीडरों ने आवाम से कांग्रेस के हक में वोट देने की अपील की। ख्याल है कि अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में राहुल गांधी को अमेठी सीट से बीजेपी की स्मृति ईरानी ने शिकस्त दे दी थी। ताहम अमेठी में अभी भी कांग्रेस मजबूत मानी जाती है। नरेंद्र मोदी जी
भाषण कर रहे हैं, कितनी मीटिंग की होंगी, कितनी की होंगी, 50 करनी होंगी। तो टेलीप्रॉम्प्टर के साथ या फिर पार्लियामेंट में, मतलब ऐसे कागज पर लिखा भाषण। फिर इन भाषणों में वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? अब वो जब यूपी आते हैं तो यूपी के युवाओं को ये क्यों नहीं कहते कि भैया मैं आपको रोजगार देने जा रहा हूं? क्या हो गया? हाँ, पीएचईएल बेच रहे हैं, एचएल बेच रहे हैं, तेल की कंपनियां बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच दिया, मगर अपने भाषणों में ये क्यों नहीं कहते कि मैंने 2014 में वादा किया था, मैंने इतने युवाओं को रोजगार दिलवाया और आने वाले समय में मैं और रोजगार देने जा रहा हूं? क्यों नहीं कहते? क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आकर वोट लेने के लिए कुछ भी बोल जाएगा। मोदी जी आके कहते हैं 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, और आप ये सवाल नहीं पूछते हो कि भैया कैसे दोगे, कहां से आएगा रोजगार? ये सवाल आप नहीं पूछते हो। मैं आपको बता रहा हूं, रोजगार पैदा करना है देश में तो किसानों की मदद करो, छोटे व्यापारियों की, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों की मदद करो, बैंक के दरवाजे इन लोगों के लिए खोलो, रोजगार पैदा होना शुरू हो जाए। लेकिन आज आप परेशानियों से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी कौन सी? छुट्टा जानवर। अब मैं आपको बताऊं कि छुट्टे जानवर के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा, कुछ ही दिन की बात है, 4-5 दिन पहले, उन्होंने कहा कि मुझे तो संज्ञान ही नहीं था, मुझे तो संज्ञान ही नहीं था। उन्होंने कहा अब मेरे संज्ञान में आ गया है, अब मैं सुलझाऊंगा। अरे भैया, 5 सालों से क्या कर रहे थे आप? वहां अभी रूस में युद्ध हो रहा है, उसका संज्ञान है। अमेरिका में जब कोरोना हुआ तो राष्ट्रपति जी को खांसी आई तो आपको संज्ञान हो गया, आपने चिट्ठी लिख दी उनको कि जल्दी से ठीक हो जाना, शुभकामनाएं। और आपको पूरे उत्तर प्रदेश का किसान, पूरे उत्तराखंड का किसान, पंजाब में किसान, राजस्थान में किसान जूझ रहा है इस परेशानी से 5 सालों से, और आपको संज्ञान ही नहीं है। आपके मुख्यमंत्री जी ने बताया ही नहीं है आपको। कैसे हो सकता है भैया? आप खुद जानते ही ये अमेठी क्षेत्र है, यहाँ आपके सांसद रहे मेरे भैया, इनसे पहले मेरी माता जी, इनसे पहले मेरे पिताजी। बीएचईएल कौन लाया यहाँ? एचएएल कौन लाया? एनटीपीसी कौन लाया? आईटीआई कौन लाया? फुर्सतगंज का हवाई अड्डा कौन लाया? तो क्या 5 सालों में इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि बड़ी बड़ी संस्थाएं लाते, रोड बनाते, बिजली की बिल ठीक कराते, आपकी महंगाई को घटाते, आपके लिए किसानों को राहत दिलवाते? इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? थी कि नहीं थी? थी ना इनकी जिम्मेदारी, तो क्यों नहीं निभाई? इसके बारे में सोचिए। और 5वें मरहले के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, जहां एक तरफ तमाम सियासी पार्टियां इलाहाबाद में बड़े बड़े रोड शो और जलसे कर रही थी, तो वहीं दूसरी जानिब बहुजन समाज पार्टी ने देही इलाकों में दलित वोट बैंक पर अपनी तवज्जो मरकूज कर रखी थी। बीएसपी के सेक्रेटरी जनरल सतीश मिश्रा ने इलाहाबाद में दलित अक्सरियती इलाकों में इंतखाबी जलसे किए। सतीश मिश्र का कहना था कि मौजूदा हुकूमत में दलितों के मसाइल को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने विकास दुबे की अहलिया खुशबू दुबे को अभी तक जेल में बंद किए जाने पर रियासती हुकूमत की नीयत पर कई तरह के सवाल खड़े किए।
सतीश मिश्रा ने अपने खिताब में दलितों से मुत्तहिद होकर बीएसपी के हक में वोट डालने की अपील की। ये निशाना खाली हम नहीं साध रहे हैं, आज वोट दे करके पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ये निशाना साध रही है, हाथी का बटन दबा करके और बहुजन समाज पार्टी को जिताते हुए पूरी प्रदेश की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों को सबक सिखाने का काम कर रही है। हमने खुशी दुबे का नाम लिया। आप अगर समझते हैं खुशी दुबे एक माफिया है तो आपकी सोच बहुत गलत है। खुशी दुबे किसी दूसरे परिवार से एक दिन पहले शादी होकर के आती है और शादी होने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। तो इसके बारे में मैं नहीं कहूंगा, आप स्वयं आंकड़ा लगा लीजिए। और उत्तर प्रदेश की सियासत में आजाद उम्मीदवार कभी अहम रोल में होते थे, वो सरकार गिरा भी सकते थे और बना भी सकते थे। लेकिन गुज़श्ता दो दौर की बात की जाए तो चुनावी मैदान में आजाद उम्मीदवारों के असेंबली में पहुंचने की तादाद कम हो रही है। उत्तर प्रदेश में 1998 में असेंबली में पहुंचने वाले आजाद उम्मीदवारों की तादाद 40 थी, लेकिन 2017 में सिर्फ 3 आजाद उम्मीदवार ही जीत पाए थे। जानकारों की माने तो अब लोग आजाद उम्मीदवारों पर एतबार नहीं करते, क्योंकि आजाद उम्मीदवार जीतकर किसी न किसी सियासी जमात का दामन थाम लेते हैं। जैसे कि मेरा मानना है कि पहले की तरीके अब निर्दलीय प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है जनता उन्हें जान नहीं पाती और लगातार आप आंकड़े देखें तो निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या हर चुनाव में कम हो रही है। दूसरा कारण ये भी है कि कई बार निर्दलीय प्रत्याशी दल बदल लेते हैं। पहले तो वो निर्दलीय लड़ते हैं, जीतने के बाद किसी दल में शामिल हो जाते हैं। यही वजह है कि अब एक जमाना यह था कि अगर आजाद उम्मीदवार कोई अच्छा कैंडिडेट होता था, लोग उसको सपोर्ट कर देते थे, कांग्रेस जैसी पार्टी को, जनसंघ जैसी पार्टी को पीछे कर देते थे। अभी हाल में अब उत्तराखंड या क्या कहते हैं झारखंड का वाकया है कि एक आजाद उम्मीदवार जो जीत करके आए थे उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ये एक बहुत मिसाली बात है, लेकिन अब ऐसे लोगों की कमी है और ये सिर्फ ये है कि जो एक जदीद दौर में जो मान्यताएं होती हैं वो पिछली मान्यताओं से वो बदल गई हैं। पिछली मान्यताएं इंसान की खिदमत करना थी, मनुष्य की खिदमत करना थी, लोगों को फायदा पहुंचाना मकसद था। अब फायदा पहुंचाना अब मकसद है इख्तिदार हासिल करना, हुकूमत हासिल करना, पावर हासिल करना। इसलिए जो अच्छे लोग थे उनकी भी कीमत कम होती चली गई और अब तो हाल जो आप सब जानते हैं। आजाद उम्मीदवारों की बात की जाए तो करीब वो सरकार गिराने और सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करते थे, लेकिन पिछले 2 दशकों की बात की जाए तो लगातार इनकी तादाद कम होती जा रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 2002 में जहां निर्दलीय उम्मीदवार 30 जीते थे तो 2017 में इनकी तादाद केवल 3 रह गई। लोग इसका कारण मानते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार जिस तरह से जीतने के बाद सियासी दलों में शामिल हो जाते हैं, उससे जनता का विश्वास कम हो रहा है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। नाजरीन, यूपी इंतखाबी जंग में आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। आदाब।